हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतिहास को एक सीरीज की तरह पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता तथा धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में हमने जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत तथा मगध का उत्थान। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत क्या था। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनवादी काल माना जाता है। अर्थात जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल था वो बहुत से बदलावों और बहुत से परिवर्तनों का काल था, जिसमें पुराने अंधविश्वासों, कर्म कांडों, रीति रिवाजों आदि का धीरे धीरे अंत हो रहा था तथा उसके स्थान पर नए विश्वास और विचारधाराओं का उदय हो रहा था। यह काल प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जुड़ा है। लौह तकनीक और मुद्राओं के प्रयोग से भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया तथा इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमने धार्मिक आंदोलन में बौद्ध तथा जैन धर्म को पढ़ा, जिसमें हमें अनेक परिवर्तन देखने को मिले। जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म ने जाति के आधार पर सबके साथ समानता की बात की है तथा हिंदू कर्म कांडों और रूढ़िवादिता को नहीं माना है। उत्तर वैदिक काल में राज्यों या प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जनपदों का उल्लेख मिलता है। वस्तुतः कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास के कारण ग्रामीण जीवन से नागरिक जीवन की ओर खिसकाव हुआ और ईस्वी पूर्व 6ठी सदी तक आते आते यही जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। अर्थात इस काल में हमें कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का भी विकास देखने को मिलता है तथा इन्हीं सभी विकासों और तकनीकों के कारण लोगों का ग्रामीण जीवन से नागरिक जीवन की ओर अग्रसर होते गए। अब है राजनीतिक दशा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा का स्पष्ट विवरण किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है, किंतु बौद्ध और जैन धर्म के कुछ प्रारंभिक ग्रंथों में कुछ 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसका नामकरण अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न है, जिसका कारण भिन्न भिन्न समय पर होने वाला राजनीतिक परिवर्तन और भौगोलिक ज्ञान है। शासन तंत्र। इस काल में 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी, राजतंत्रात्मक तथा गणतंत्रात्मक। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं क्या होती हैं। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, इस शासन व्यवस्था में जो सारी शक्तियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजा के हाथों में ही होती हैं। अर्थात राजा सबसे सर्वोच्च माना जाता है तथा वही सारी शक्तियों का स्वामी होता है। आज भी हमारे कई देशों में इस व्यवस्था को देखने को मिलता है, यह व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब आदि। उसके बाद है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर पूरी जनता के हाथ में होती है तथा जनता द्वारा ही अपने नेताओं का चुनाव किया जाता है। इसका एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारा भारत देश है। अब हम देखेंगे कि आखिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कैसी थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, इस व्यवस्था में राजा सर्वोच्च होता है। राजा का पद वंशानुगत होने के बाद भी राजा निरंकुश नहीं थे। कोई भी राज्यादेश
मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बिना लागू नहीं हो सकता था। इस प्रकार राजा मंत्रिपरिषद के सहयोग से शासन करता था। उत्तराधिकार के जन्म पर प्रजा से दुग्ध धन प्राप्त करता था तथा अयोग्य राजा को मंत्रिपरिषद पदच्युत कर सकती थी। अर्थात राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा को जो पद है वह वंशानुगत होता था। वंशानुगत जैसे कि आज मेरे पास शासन की पूरी शक्ति है, कल वही शक्ति मेरे बेटे के हाथ में जाएगी। ऐसे ऐसे सत्ता का हस्तांतरण एक ही परिवार के लोगों के हाथों में होता रहेगा। इसे ही वंशानुगत कहा जाता है। फिर निरंकुश अर्थात अगर राजा के पास सारी शक्तियां हैं तो वह उन शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकता है तथा अपनी मनमानी भी कर सकता है। लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसा नहीं था, क्योंकि राजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। मंत्रिपरिषद का हमारे संविधान की शासन व्यवस्था में भी उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी विभागों के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जो कि हमारे राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देते हैं तथा प्रधानमंत्री उसका प्रधान होता है। अब हम देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था पर आधारित कुछ जनपद भी थे, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इस व्यवस्था में गण राज्यों का प्रधान गण मुख्य कहलाता था। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे। इन सदस्यों को राजा कहा जाता था। राजा राज्य का स्वामी नहीं बल्कि सेवक मात्र होता था। गणतंत्रात्मक राज्यों को गण कहा जाता था। राज्यों का प्रबंध एक सार्वजनिक संस्था द्वारा होता था, जिसे परिषद कहते थे। इसका सभापति राजा ही होता था। परिषद के उस भवन को जहां बैठकर राज्य संबंधी राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य विषयों पर विचार विमर्श होता था, उसे संस्थागार कहते थे। अर्थात जैसे आज हम देखते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था में पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मंत्री इकट्ठे होकर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते हैं, उसी तरह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भी जहां पर राज्य संबंधी राजनीतिक, सामाजिक और अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था, उसे संस्थागार कहते थे। सभा भवन में सदस्यों के बैठने के लिए व्यवस्था करने वाले कर्मचारी को आसन पन्नापक कहा जाता था। अष्टकुलक नामक एक अन्य संस्था थी जो शासन कार्य में परामर्श देती थी। अब है गणतंत्रीय शासन व्यवस्था पर आधारित महाजनपद, जो कि हैं वज्जी और मल्ल। राज्य के मुख्य पदाधिकारी उपराजा, सेनापति, व्यवहारिक, सूत्राधार, भांडागारिक, गढ़ के मुख्य पदाधिकारी। हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कर व्यवस्था के बारे में। जैसे कि आज भी हम कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई नौकरी करते हैं तो उसमें आय का कुछ भाग गवर्नमेंट को देते हैं, जिसे कि टैक्स कहा जाता है। और गवर्नमेंट उस पैसे का प्रयोग देश के विकास, राज्य के विकास में लगाती है। उसी तरह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भी राज्य के विकास के लिए तथा शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा द्वारा प्रजा से कर लिया जाता था। साधारणतया उपज का 1/10 भाग वार्षिक कर के रूप में किया जाता था। वन भूमि अर्थात जो कि जंगल की भूमि होती थी तथा छोड़ी हुई भूमि, जो कि भूमि छोड़ी हुई होती थी,
को बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजा को प्राप्त था। ग्राम शासन व्यवस्था। ग्राम शासन व्यवस्था अत्यंत ही सुसंगठित था। ग्राम भोजक गांव का शासन संचालन करता था, अर्थात ग्राम शासन व्यवस्था को सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए ग्राम भोजक नाम के एक अधिकारी का चयन किया जाता था, जिसके की कार्य थे अभियोगों का निर्णय तथा मद्यपान, जुआ, पशु हिंसा पर रोक लगाने का अधिकार ग्राम भोजक को प्राप्त था। मादक द्रव्यों अर्थात जो भी नशे की चीजें होती हैं के क्रय विक्रय अर्थात लेने और बेचने के लिए ग्राम भोजक की अनुमति लेना अनिवार्य होता था। न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था उच्च कोटि की थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायालय पूर्ण स्वतंत्र थे। न्याय निष्पक्ष होता था। अपराधी को कठोर दंड दिया जाता था। अपराधी की परीक्षा 8 न्यायालयों में होती थी तथा अपराधी को परिषद से लेकर राजा तक अपील करने का अधिकार प्राप्त था। निर्दोष घोषित किए जाने पर अपराधी को तुरंत मुक्त कर दिया जाता था। विशेष महोत्सव पर राजा बंदियों को क्षमा करता था। इसी के साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपदों को पढ़ेंगे।